नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों का जाना हाल। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में देहरादून बना विजेता, खिलाड़ियों ने 174 स्वर्ण सहित 318 पदक जीते। पहली बार केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में लगेगी एटीसी प्रणाली, पल पल मिलेगा मौसम की जानकारी। कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में ईमेल की जांच के लिए एसटीएफ ने विशेष टीम गठित की, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। NH 74 में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की 4 लोगों की 13.89 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। प्रदेश में मौसम बिगड़ा तो मैदान में सामान्य हुआ तापमान, आज भी बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिनेशपुर से बता रहे, जहां दिनेशपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक बहू पर अपनी ही सास की हत्या का आरोप है। मामूली पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी बहू ने अपने मायके के 5 लोगों को बुलाया और दामाद प्रेसनीजीत सहित तथा उनकी 70 वर्षीय मां संध्या शाह पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। मुख्य आरोपी शुरबी सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बात यह है कि कल जब मेरी जो भाई की जो बेटी है उसको फीवर हुआ तो उसने बोला कि इसको फीवर है। उसने बोला नहीं, इसको फीवर नहीं है। वो डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई भी दिलाई, घर पे आया। वो आने के बाद उसने बोला कि इसका ख्याल रख, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। वो आई, सब्जी लेकर आया तो उसने देखा कि वो बच्ची रो रही है अकेले। तो उसने क्या किया, तो उसने बोला कि फिर वो यहाँ पे आके वो अपना काम करने लग गई, जो वो करती है मशीन का काम। तो उसने बोला कि अभी तेरी लड़की की तबीयत खराब है, तो पहले तो अपनी लड़की देखेगी या फिर अपना काम देखेगी। देखिए, कल रात को दिनेशपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 1 बजे के आसपास कि 2 मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो बीवी है उन्होंने अपने मायके वाले लोगों को बुलाया और जो अपने हस्बैंड की और सास की पिटाई की। तुरंत दिनेशपुर थाने से फोर्स रवाना हुई थी। यहाँ पर आके पुलिस ने देखा तो उनके साथ में बीवी के साथ में उनकी बहन, माताजी और उनका भाई के 2 फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनको हिरासत में लिया गया। सबसे पहले जो माताजी ख़त्म हुई हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और निश्चित ही इनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। और इस परिवार के साथ साथ समाज में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित ही नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम करती हैं। देवभूमि उत्तराखंड दिल्ली यमुनोत्री 4 धाम मार्ग पर हटबरपुर में अब भी श्री खाटू श्याम धाम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की और मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस नवनिर्मित धाम से अब 4 धाम यात्रियों को बाबा श्याम का आशीर्वाद भी मिलेगा। मंदिर निर्माण की और नींव सुधार महावर की भूमि दान और उदारता से रखी गई है। विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित गीता सिंह जी, नगर पालिका हरवट के अध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी जी, हमारे वन पंचायत के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी, ब्लॉक प्रमुख विकासनगर श्री नारायण ठाकुर जी, और जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आज यहाँ आने के लिए
हमारे इस पशुधन क्षेत्र के अंदर आज हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला कि आज खाटू श्याम जी का यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हो रहा है और साथ साथ हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी हमें सौगात मिली है। हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ से खाटू श्याम जी जाते थे। इसका जो धन्यवाद जाता है एक तो मेरे माँ बाप को जाता है, इन्होंने मुझे इस धरती में पैदा करा और उन्होंने मुझे पैदा करके ऐसे संस्कार दिए जो मैं इस मुकाम पर पहुंचा। इसके बाद मेरा विकास नगर को धन्यवाद जाता है, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं मंदिर बना सका, काम कर सका। मंदिर में मजदूरी करके 15 महीने में मंदिर को तैयार करना एक ऐतिहासिक विजय है। इसके बाद जाता है विश्वकर्मा जी को, जो विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने इस मंदिर को 15 महीने में ऐतिहासिक मंदिर बनाया, उत्तराखंड की धरोहर बनाई। उत्तराखंड में खेल प्रतिभागों को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी राज्य के युवाओं के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरी है। इस पहल के ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी के माध्यम से राज्य के 2.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से हमारे छोटे युवा से लेकर बड़े युवा से लेकर सबके लिए बड़ा फायदेमंद रहा है, क्योंकि युवाओं को अवसरों की जरूरत पड़ती है और वो अवसर जो है न्याय पंचायत स्तर से शुरू होते हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से पड़ाव पर पहुंचते हुए सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव पर पहुंचते हुए आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है। तो लगातार बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं या हमारे 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो लगातार इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायत में और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाए। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में अक्षय प्रात फाउंडेशन की भूमिका लगातार सराहनीय रही है। फाउंडेशन में मिड डे मील कार्यक्रम से हजारों छात्र छात्राएं प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे पोषण स्तर, स्कूल उपस्थिति और सीखने की क्षमता से सुधार हुआ है। आधुनिक रसोई घरों से तैयार संतुलित भोजन में दाल, चावल, सब्जी और आवश्यक पोषण तत्व शामिल है। इस अक्षय पात्र की जो स्टार्टिंग थी वो शिला प्रभुपाद का एक विजन था, हमारे जो फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, कि कोई भी 5 किलोमीटर रेडियस में हमारे टेम्पल में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, है ना। क्योंकि जब इंसान भूखा है तो वो एजुकेशन अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकता है ना, क्योंकि एक बेटर हेल्थ और बेटर मेंटल हेल्थ होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, तो तभी कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इस्कॉन बैंगलोर ने इनिशिएटिव लिया, ये वहाँ के जो चेयरमैन है मधु पंडित हिज ग्रेस मधु पंडित दास जी, तो उनने ये इनिशिएटिव लिया कि हम विल फीड 1500 स्टूडेंट। तो हम पहले 1500 बच्चों को कर्नाटका में स्कूल्स में देते थे, तो दे लाइक, उनको बहुत अच्छा लगा उन स्कूल के बच्चों को और वहाँ के टीचर्स को।
प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के दावों के बीच कुछ इंटरमीडिएट कॉलेज प्राइमरी स्कूलों में चल रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि जो शिक्षा विभाग का बजट 12,000 करोड़ का होने के बावजूद कई इंटर कॉलेज जो कई सालों से चल रहे हैं उनके पास अपने भवन नहीं है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। सरकार सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकती है। रावत को कह दो अगर 20,000 कल हमने बुजुर्ग की बात है कि शिक्षा विभाग का जो बजट है 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। उसके बावजूद भी अगर जो इंटर कॉलेजेस है, कई इंटर कॉलेजेस हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जो सालों से है चल रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने खुद के भवन नहीं है। ये वो सरकार की बात है जो अपने बजट की शुरुआत सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ज्ञान शब्द से करने का जो है कार्य करती है। आप ज्ञान की क्या बात करेंगे जिस पार्टी में सब अज्ञानी बैठे हुए हैं, जिस पार्टी में सब ये चाहते हैं कि कोई बच्चा पढ़े नहीं, कोई युवा आगे बढ़े नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुना और दून घाटी में प्रस्तावित सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में लगभग 7,000 पेड़ों को कटान से पर्यावरण, वन्यजीवियों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग, राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत गतिमान सड़क निर्माण से पहले उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई है। पर्यावरणविद और समाजसेवी रीनू पॉल, जो देहरादून की रहने वाली हैं, उनकी द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल की गई है यमुना वैली के बारे में और दून घाटी के बारे में। और इन 2 क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं, जिनमें से एक है आशा रोडी और झाझरा के बीच में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड मतलब नवीनतम, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई चौड़ीकरण था, ये एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट प्रपोज किया जिसमें लगभग 7,000 पेड़ों का कटान जो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गतिमान है। ये अभी भी हो रहा है, उन्होंने कुछ कर भी दिया है। और इन पेड़ों में साल के पेड़, रोहिणी के पेड़, जो हाथियों को बहुत पसंद है क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर्स के भी बफर एरियाज हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलिस विभाग में टेलीकम्युनिकेशन में कार्यरत असिस्टेंट कॉर्पोरेटरों की पदोन्नति नियमावली 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष करने और पदों की संख्या कम किए जाने की नियमावली 2021 को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में कार्यरत असिस्टेंट कॉर्पोरेशन राधेश सिंह रावत, विपिन व अन्य ने पुलिस से सहायक ऑपरेटरों की पदोन्नति 2 वर्षों को, सेवा अवधि को 5 वर्षों व पदों की संख्या कम किए जाने वाले 2021 के शासनादेश को चुनौती देते याचिका दायर कर कहा कि 2017 में जब पुलिस विभाग में टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट कॉर्पोरेशन नियुक्ति हुए थे तो 2 वर्षों की सेवा अवधि के बाद उन्हें पदोन्नति कर हेड ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए, राधेश सिंह रावत, विपिन इत्यादि, पुष्पेंद्र, ये सब याचिकाकर्ता हैं पुलिस की में जो कार्यरत हैं। ये लोग 10 जनवरी 2017 को असिस्टेंट ऑपरेटर बने पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और जनवरी 2017 में जब ये आए तो ये व्यवस्था थी कि 2 वर्ष में सेवा करने के बाद ये लोग असिस्टेंट ऑपरेटर से हेड ऑपरेटर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वर्ष 2019 में एक शासनादेश लाके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम असिस्टेंट ऑपरेटर से हेड ऑपरेटर, जो हेड ऑपरेटर का काडर है, उसके 449 पोस्ट्स में को घटाकर 200 कर देते हैं। और जब उनकी पोस्ट ही 200 कर दी तो इनकी अपॉइंटमेंट के अवसर रुक गए। और इससे भी बदतर हुआ कि 10 मार्च 21 में ये एक नियमावली ले आए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां देहरादून स्थित डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत पूरे परिसर को खाली कराया और बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी को तैनात कर संघर्ष तलाशी अभियान चलाया। एसएसपी प्रेमनंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों से ईमेल के माध्यम से उत्तरकाशी, नैनीताल और देहरादून में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और यह अफवाह फैलाने की साजिश प्रतीत होती है। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा, क्यूआरटी की टीम द्वारा मौके पर खाली करा के सभी चेकिंग अभी करी गई है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और इधर भी आई है। देहरादून वन विभाग में अंतरविभागीय वन अग्नि मॉक ड्रिल सफल रही। वहीं आपको बता दें कि देहरादून वन विभाग की थाना रेंज में मंगलवार को वन अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर एक व्यापक अंतरविभागीय मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। यह अभ्यास मुख्य वन संरक्षण, वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के निर्देशों में वन अग्नि कॉल से पूर्व तैयारियों को देखा गया। मॉक ड्रिल में राजस्व, पुलिस, अग्निशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के भाग लिया। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां हरिद्वार के मनसा देवी पहाड़ी पर आयोजित आग का मॉक ड्रिल हकीकत जैसे मंजर बन गया, जिसमें 3 प्रतिभागी झुलस गए। प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिली, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, सेंटर रेफर किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 1 घंटा 45 मिनट से आग पर काबू पाया। इस दौरान आग में घायल चीतल शावक को राजाजी टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू कर भेजा गया। नैनीताल में वन अग्नि की आगामी चेतावनियों से निपटने के लिए वन विभाग, एनडीआरएफ, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से मनोरा पीक व छकाता रेंज की यह अभ्यास अग्नि नियंत्रण, त्वरित कार्यवाही और अंतरविभागीय समन्वय को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान विभाग के कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान जंगलों को कैसे आग से बचाएं, फायर लाइफ काटने और ड्रोन सहित इंटरनेट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में 18 फरवरी की दिनांक को लगभग 11 बजे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर समस्त वन प्रभागों में एक रैंडम फायर पॉइंट जनरेट किया गया है। वहां पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए एक फायर ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। नैनीताल वन प्रभाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर पाइंस में एक फायर पॉइंट जनरेट किया गया है। वहाँ पर अभी हम लोग फायर ड्रिल कर ही रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, एक तो हमारी प्रिपेयर्डनेस देखना रहता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। दूसरा कि जो भी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी रेखीय विभाग हैं और जो हमारे लोकल पीपल है, उन सबको भी एक बार फायर के बारे में जागरूक करना है कि अगर इंसिडेंट होता है तो किस तरह से रिएक्ट करना होता है।
बागेश्वर जिले के नए पुलिस कप्तान के रूप में जितेंद्र कुमार मेहरा ने एसपी पद का कार्यभार संभालने की नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कपकोट थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान चुचेर गांव के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 लाख रुपए बताई गई है। मामले का खुलासा करते हुए बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार मेहरा ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से नशा बेचने वाले के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नशे के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो अवैध शराब है, दूसरा नार्कोटिक्स ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उन सब में जो भी अवैध तरीके से काम करेगा उस सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये भी रहेगा कि हम साइबर अपराध है उसके खिलाफ भी पूरी जंग छेड़ते हैं और जो भी साइबर क्राइम है उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले निजी विद्यालयों की मनमानी फीस और महंगी किताबों के मुद्दे पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा की जाए और नियमों के अनुरूप ही शुल्क लिया जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि किसी भी विद्यालयों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वह अभिभावकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। निजी विद्यालयों में जो फीस स्ट्रक्चर है, जो बार बार कैपिटल फीस लिया जाना या जो स्कूल की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस करना या पाठ्य पुस्तकों में जो अनुमन्य पाठ्य पुस्तकें हैं एनईपी में, एनसीईआरटी या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसके अतिरिक्त जो महंगी किताबें हैं, तो ये शिकायतें अभिभावकों की तरफ से निरंतर प्राप्त होती रही हैं। जन जन के द्वार सरकार कार्यक्रम के तहत बागेश्वर नगर के ऐतिहासिक मुनाइश मैदान में जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में नगर क्षेत्र में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को आकांक्षा कोडे ने स्वयं सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दी। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी आकांक्षा कोडे ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, पेयजल व्यवस्था और नगर पालिका क्षेत्र के भागीरथी गंधेरे में फैली गंदगी से संबंधित रही। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।